अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट 8 ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 6 का चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट 8 को। यूनिट 8 स्टार्ट करने से पहले इनकी वोकेबलरी को अगर हम देख लें तो की वोकेबलरी आपके पास मौजूद है। क्यूब, क्यूबिट, फेस, एज, कॉर्नर, वर्टेक्स, वर्टिसेस, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, line, line segment, intersecting lines, dimension, angle, degree, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle, adjacent angle, vertically opposite angle, perpendicular lines, parallel lines, transversal, interior, exterior, corresponding and alternate angles। ये सारे हमारी वोकैबलरी में वर्ड्स हैं, यानी कीवर्ड्स हैं हमारे। इसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पहले देखेंगे। इस चैप्टर में किन किन बातों को डिस्कस किया गया है। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा है 3 डायमेंशनल शेप। अ 2 डायमेंशनल शेप 2D शेप इज अ फिगर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, इट हैज़ नो थिकनेस। 2 डायमेंशन कौन सी होती है? जैसे यहाँ पर इन्होंने पेपर पे ड्रॉ कर दिया, ये 2D शेप्स हैं। इनकी जो है वो सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं और इनमें कोई थिकनेस यानी कोई चौड़ाई नहीं होती है। राइट द लेटर ऑफ ईच 2D शेप नेक्स्ट टू द करेक्ट नेम इन द टेबल बिलो। अकॉर्डिंग टू द टेबल यहाँ पर जो शेप दिया गया है हमें लिखना है कि उसके साथ कौन सा लेटर है। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लेटर जो है हमारा ए है, तो हम यहाँ पे लेटर ए लिख देंगे। इसी तरह ट्रापीजियम में हमारा जो लेटर है वो बी है, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। ट्रायंगल जो मेरा है वो सी है, सर्कल जो है वो मेरा ई है, पेंटागन जो है मेरा वो डी है एंड हेक्सागन जो है मेरा वो एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शेप्स के नाम लिख दिए हैं। सॉरी, पेंटागन 5 होता है, पेंटागन एफ है और हेक्सागन डी है। ठीक है। अ 3 डायमेंशनल 3D शेप इज अ सॉलिड शेप। कोई भी 3 डायमेंशन की शेप या 3D शेप होती है वो सॉलिड शेप होती है। इट हैज़ थिकनेस, उसमें चौड़ाई होती है। कैन बी हेल्ड इन आवर होल्ड हैंड्स, और वो हमारे हाथों में ठहर जाती है, हम हाथों में से होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्यूबिड है, फुटबॉल है, सिलेंडर शेप है, कोन शेप है। यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये टी बॉक्स है, इसके कितने वर्टिकल एजेस हैं, कितने हॉरिजॉन्टल एजेस हैं, कितने सारे एजेस को मिलाकर ऑल टुगेदर कितने हैं। तो ये जो शेप है हमारी ये 3D शेप है। ओके, सॉलिड और 3D शेप जैसे मैच बॉक्सेस, सीरियल बॉक्सेस, ब्रिक्स यानी ईंटें, ये जो कहलाते हैं ये रेक्टेंगुलर सॉलिड्स या क्यूबिट्स कहलाते हैं। क्यूबिट्स की मेजरमेंट के लिए हमारे पास लेंथ, विड्थ या ब्रेथ या और हाइट की ज़रूरत होती है। हॉरिजॉन्टल साइड और एजेस को हम लेंथ कहते हैं। हॉरिजॉन्टल साइड यानी कि लॉन्गर साइड जो हॉरिजॉन्टल साइड होती हैं वो लेंथ होती है, और शॉर्टर हॉरिजॉन्टल साइड जो होती हैं वो विड्थ या ब्रेथ कहलाती हैं। और जो थिकनेस ये लंबा गहराई या जिनकी मोटाई होती है वो हाइट कहलाती है। ऑल इट फेसेस अ रेक्टेंगल आर नन ऑफ द एजेस आर इक्वल। सारे फेसेस इनके रेक्टेंगल्स होते हैं और कोई भी एजेस इनकी इक्वल होते ही होते हैं। ऑल द एजेस आर इक्वल, अगर सारे एजेस इक्वल हों द सॉलिड इज कॉल्ड अ क्यूब, तो उस शेप को हम क्यूब कहते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर एट द एजेस आर इक्वल। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर होते हैं, यानी उसके तमाम एजेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे शुगर है, क्यूब है, रूबिक क्यूब है, तो ये जो स्क्वायर होता है इसके सारे एजेस जो है वो इक्वल होते हैं। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है। जैसे ऑब्जेक्ट है पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स के 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं उसके, और 6 फेसेस हैं, और तमाम फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। उसमें शेप जो होता है उसका वो क्यूबिट होता है। पार्टी हेड आप लोगों ने देखा इस शेप में होता है, उसका एक ही कॉर्नर होता है, एक किनारा होता है, एक ही वर्टेक्स होता है, 2 फेसेस होते हैं, 1 और 2। अनसर्कल 1 सेगमेंट ऑफ सर्कल, और ये शेप कहलाता है कोन। डाइस आप सब देख चुके हैं, स्क्वायर शेप होता है, उसके 12 एजेस, 8 वर्टेक्स और 6 फेसेस होते हैं। तमाम फेसेस उसके स्क्वायर होते हैं और उसे हम क्यूब कहते हैं। इसी तरह बास्केटबॉल, उसमें कोई एज नहीं होते, कोई वर्टेक्स नहीं होते, कोई फेसेस नहीं होते, क्योंकि वो कम्प्लीटली सर्कल होता है। कैन नॉट बी वर्कआउट, उसका कोई भी फेस नहीं होता, और उसकी शेप क्या होती है वो स्फीयर होती है, जैसे कि आपकी ज़मीन भी है। ठीक है, यहाँ पर मज़ीद डस्टबिन, आइसक्रीम कोन, कैन, मार्बल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर गिवन है। उसके बाद उन्होंने बात की ट्रांसफॉर्मिंग 2D फिगर्स टू 3D फिगर। 2D फिगर से जब 3D फिगर्स में शेप चेंज होती है तो उसमें क्या चेंज होता है? आप किसी भी 3D शेप को
You can easily obtain a 3D shape if you place two identical 2D और plane shapes. आप आसानी से 3D शेप्स हासिल कर सकते हैं अगर आप दो आइडेंटिकल 2D या प्लेन शेप्स को एक दूसरे पे रखते हैं. वर्टिकली ओवर और बिहाइंड ईच अदर एंड जॉइन द कॉर्नर. वर्टिकली ओवर और नीचे से दोनों को रखें एंड जॉइन द कॉर्नर. ज्वाइन करें एंड टेक अ लुक. स्क्वायर, स्क्वायर क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है. रेक्टेंगल जो है क्यूबिड बन जाता है. कोन जो है वो सर्कल जो है वो सिलेंडर शेप बन जाती है. यानी एक दूसरे के ऊपर आप जब रखें तो वो सिलेंडर, क्यूबिड और क्यूब शेप बन जाती है. उसके बाद हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट. लाइन से आप सभी वाकिफ होंगे कि लाइन क्या होती है और रे क्या होती है. लाइन क्या होते हैं? जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं. रे जो होती है उसका सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो वो लाइन और रे का फ़र्क है. लाइन सेगमेंट जो है वो किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है. ओके, एंगल्स के बारे में आप सबको पता है कि एंगल जो है किसी भी डिग्री के बीच के किसी भी डिग्री के जो फ़र्क हो जो हम बनाते हैं वो हमारा एंगल होता है. नहीं कि डी की वजह से जो हम एंगल ड्रॉ करते हैं वो डिग्री मदद एंगल की वजह से जिस डिग्री को हम ड्रॉ करते हैं वो मेरा एंगल होता है. इसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक वर्टेक्स होता है, दो आर्म होते हैं, कॉमन आर्म शेयर करते हैं वर्टेक्स. ठीक है, एंगल सबको पता है किस तरह से लिखते हैं. कैपिटल लेटर डोनेट किया जाता है. लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल. ये भी आप पढ़ चुके हैं कि भाई क्लास 5 में एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 होता है बट लेस देन 360. और कंप्लीट एंगल जो है वो मेजर 360 डिग्री करता है. अच्छा, पेयर ऑफ सम एंगल्स दिए हुए हैं. समटाइम्स टू एंगल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय देयर प्लेसमेंट. अपनी प्लेसमेंट की वजह से कुछ कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो एंगल एक दूसरे से रिलेट करते हैं. जैसे एडजेसेंट एंगल. टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. अगर इन दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, दो कॉमन पॉइंट में है, तो वो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है. क्योंकि उसकी कॉमन आर्म होते हैं और बोथ आर्म लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑन द कॉमन आर्म. ठीक है, दोनों आर्म कॉमन होते हैं और एक आर्म को वो शेयर करते हैं. इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे? अगर आप दोनों एंगल का सम करो तो किसकी इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री. इफ द साइड वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज नोन द अदर एंगल. अगर और एक साइड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर गिवन है तो दूसरे साइड को आप आराम से मालूम कर सकते हैं. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री. दो एंगल को सप्लीमेंट्री आप तब कहेंगे अगर उसका सम 180 डिग्री. जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री को डिस्कस किया. टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री अगर उनका सम जो है वो 180 के डिग्री के इक्वल है. और उसे मालूम करने का तरीका, अगर हमें एक एंगल गिवन है तो हम दूसरा एंगल को उसी के ज़रिए फाउंड कर सकते हैं. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करने का तरीका भी दिया हुआ है. दो एंगल हैं, दोनों सम करें तो 90 डिग्री हो. अगर एक गिवन है तो दूसरे में तो उसे माइनस करवा दें, आपको दूसरा एंगल मालूम हो जाएगा. इसी तरह हम सप्लीमेंट्री एंगल में भी करेंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. When two straight line intersect, the pair of angles with a common vertex lying on opposite side of the vertex form a pair of vertically opposite angles. जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो एक पेयर ऑफ एंगल यहाँ पर मेक होता है जो हमें कॉमन वर्टेक्स देता है. यानी इसका भी ये है और इसका भी ये है. ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं एंगल OAOC एंड एंगल DOB आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल COB एंड AOD आर वर्टिकली, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. और ये बात भी ध्यान रखें कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस. टू लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल. अगर किसी भी लाइन के बीच में अगर पास राइट एंगल गिवन है तो लाइन आपकी परपेंडिकुलर लाइन है. इसका रिप्रेजेंट जो सैम्बल करते हैं वो इसी शेप में करता है. ये वाला शेप जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन को डिनोट करता है. उसके बाद है पैरेलल लाइन. उसके बारे में आप सब पढ़ चुके हैं. टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल to each other if the perpendicular distance between them is same and they do not intersect each other. Parallel lines are represented by the symbol. Parallel line वो लाइन होती हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन यानी कि दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस हो वो सेम ना हो. ठीक है, और ना ही वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो आपकी पैरेलल लाइन होती हैं. और हमें पता है पैरेलल लाइन हमारे तमाम इर्द गिर्द मौजूद हैं. आप रेलवे ट्रैक ले लें, साइड्स ऑफ रोड ले लें, विंडो रूम ले लें, लैडर ले लें, जेब्रा क्रॉसिंग ले लें. ये सारी कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है. उसके मुकाबले में ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट कट टू और मोर लाइन एट डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, एक लाइन को कट करें एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर. लेट अस कंसिडर अ ट्रांसवर्सल एक्सरसाइज कटिंग टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD आर टू डिफरेंट पॉइंट. एक लाइन को दो पैरेलल लाइन
8 एंगल्स आर फॉर्म, इसमें हमारे पास 8 एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी है। जैसे एंगल ए बी सी डी बनेगा, ऐसा नहीं होगा ए बी सी डी करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बाहर, एक्सटीरियर यानी बाहर में जो मेरे पास एंगल मौजूद है वो है ए बी एच जी, ए बी एच जी ये बाहर है, और ए सी सी डी ई एफ ये जो इंटीरियर एंगल है ये अंदर एंगल है, अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर बाहर इंटीरियर अंदर। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डेंस में जो जा रहे हैं वो कौन से हैं भाई, ए और ई, यानी कि देखो ये है इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ए ई के क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, बी एफ को कर रहा है, ठीक है। इसी तरह देखें ए ई को कर रहा है, डी एच को कर रहा है, एफ सी को कर रहा है, और सी जी को कर रहा है, ठीक है। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं एंगल डी एंड एंगल एफ, ठीक है, जो ऑल्टरनेट होते हैं ये क्रॉस में जो जाते हैं वो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म आर इक्वल इन साइज। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल इन साइज हो जाएंगे अगर पैरेलल लाइंस कट कर रही हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन साइज। अगर ट्रांसवर्सल्स जो है वो इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइंस को तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो फॉर्म होंगे वो इक्वल साइज होंगे, और अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल इन साइज होंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। तो इंटीरियर एंगल के जो सम होगा वो ट्रांसवर्सल के इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, विच प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से किसी भी शेप का टर्न होना वो रोटेशन कहलाता है। द पॉइंट अबाउट विद द शेप हैज बीन रोटेट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट पे शेप रोटेट हो रही है वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। इन रोटेशनल सिस्टम व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सेस, अगर वो अपने महवर के गिर्द घूमती है, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक द सेम। तो शेप का जो ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है वो सेम रहता है। मैनी ज्योमेट्रिकल शेप व्हेन रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एट 90 डिग्री और 80 डिग्री और विद सम अदर एंगल अपेयर टू बी सिमेट्रिकल। कोई भी शेप किसी भी एंगल में घूमे वो जो अपेयरेंस ऑफ एंगल होता है वो सिमेट्रिकल यानी कि एक जैसा रहता है। ओके जी, नंबर ऑफ द शेप मैचेस द ओरिजिनल शेप इन वन कंप्लीट रोटेशन और 360 डिग्री इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का उसे ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। लेट्स सपोज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ शेप इज x डिग्री, देन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 360 डिग्री अपॉन x डिग्री। ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे बता दिए। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90। अगर 90 डिग्री के हिसाब से एंगल को आप मूव करवाएं, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री स्क्वायर इज 360 डिग्री ओवर 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो वो कितनी दफ़ा रोटेट होगा भाई, वो 4 दफ़ा रोटेट होगा। ये स्क्वायर है, इसकी पहली रोटेशन यानी 90 डिग्री यहाँ था तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो इसने ये 4 रोटेशन जो है अपनी 4 रोटेशन जो है अपनी कंप्लीट की। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। सिमिलरली रेक्टेंगल कैन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट रोटेटेड बाय 180 डिग्री। अच्छा, रेक्टेंगल के लिए उसे 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तो उसे मालूम किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो दो साइड से इसकी, दो साइड से यानी 1 2 3 और 4, इसने भी 4 रोटेशन ली। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उसकी यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया 2, यानी कि इसने 1 घुमाया, दूसरी दफ़ा उसकी पोजीशन वही बन गई, फिर आपने घुमाया और फिर आपने घुमाया, यानी कि उसकी दो पोजीशंस बनेंगी। तो एक्सरसाइज 8 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द गिवन लाइंस पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉलोइंग फिगर्स। मुझे बताना है कि ये पैरेलल लाइंस हैं जो फिगर में। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, हमें आंसर्स का रीज़न भी देना है। अच्छा, ये 2 पैरेलल लाइंस तो हैं, लेकिन इसे कट कौन सा कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि 2 पैरेलल लाइन अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, हाँ हैं, लेकिन ये कौन से एंगल्स के साथ काम कर रहे हैं, रीज़न कि ये ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहा है और उसमें एंगल जो बन रहे हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं।
और हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो हैं वो हमारे इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए का जो मेरा आंसर है यस, corresponding angles are equal। ओके, बी में हमारे पास पैरेलल लाइंस नहीं है। ये दो लाइंस को, यानी कि एक लाइन को दो ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और जो इनके एंगल्स मेक हो रहे हैं, ठीक है, और इसके जो ऑल्टरनेटिंग एंगल्स हैं वो आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक 80 डिग्री का और एक 100 डिग्री का। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नो alternate angles are not equal। मैं रीज़न भी साथ दे रही हूँ, येस और नो में हमारा आंसर है और ये मेरे रीजंस हैं। ओके, थर्ड वन में मेरे पास पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि सेम डिस्टेंस है और मेरे ऑल्टरनेट एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। तो तीसरे का आंसर भी लिख लेंगे, यस ये मेरी पैरेलल लाइंस हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स आर, अच्छा यहाँ पर एंगल्स का साइन भी लिख सकते हैं आप इस जगह पर आर, और एंगल्स भी आप लिख सकते हैं। ओके ना, क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर और गिव रीज़न। हमें अननोन एंगल दिया हुआ है, यानी कि ये देख सकते हैं आप, एक एंगल गिवन है और एक गिवन नहीं है। तो मुझे अननोन एंगल फाइंड करना है और इसका रीज़न भी देना है। ओके जी, मुझे पता है भाई मेरा सम ऑफ एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि मेरा सम ऑफ एंगल जो टोटल एंगल होता है, सम ऑफ एंगल जो मेरा होना चाहिए वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर मुझे उन्होंने एक एंगल गिवन किया है और दूसरा अननोन एंगल जो मुझे नहीं मालूम उसे मैंने एक्स सपोज किया, यानी मैं प्लस कर रही हूँ, जो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो 100 यहाँ प्लस में है, 180 डिग्री के पास जाकर ये माइनस का होगा। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 80 डिग्री की आ गई और ये जो मेरा एंगल मुझे गिवन है वो एंगल जो है वो मेरा 90 डिग्री से अबव है। तो वो मेरा कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके जी, हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेक करती हैं। तो अगर ये 111 डिग्री का है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल एंगल कहलाता है। तो ये एक्स भी जो मेरा बनेगा वो नेक्स्ट जो है वो भी मेरा 111 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, मैं एंगल देख रही हूँ, आप इसकी जगह एंगल्स के साइन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी में मेरे पास दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मेक करते हैं, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल एंगल्स होते हैं यहाँ पर। ये तो ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, अगर ये 115 डिग्री का है तो ये एंगल भी आपका 115 डिग्री का होगा। तो इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स भी जो है मेरा 115 डिग्री का होगा और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। इसे भी लिख सकते हैं आप, ये एंगल्स को लिखने की तरह आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, डी में मेरे पास भी दो पैरेलल लाइन है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, अगर ये 125 डिग्री का है तो ये एंगल भी आपका जो है वाई भी 125 डिग्री का होगा। और ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो मेक हो रहे हैं, तो इसे भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री और ये मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके ना, क्वेश्चन 3 है इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू एंड आर एस आर ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी जो है वो आपकी पैरेलल लाइंस हैं एंड पी क्यू, ठीक है, और आगे जो आर एस जो गिवन है ये वो ट्रांसवर्सल है। कटिंग दैम एट 2 पॉइंट, ये इसको 2 पॉइंट पे कट रही है। फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई, हमें दो एंगल मालूम करना है, एक एंगल एक्स और एक एंगल वाई मालूम करना है। सो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी दो पैरेलल लाइंस हैं और उसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये दोनों मेरे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं और वो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अगर ये 130 डिग्री का है तो वाई भी मेरा 130 डिग्री का। और मुझे वाई पता चल गया तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एक्स के कितने डिग्री का है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो एंगल जो वाई है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एंगल वाई जो है वो मेरा
करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। सो एंगल वाई जो है वो मेरा बराबर है 130 डिग्री के। मुझे एंगल वाई जब पता है तो मुझे पता है कि 130 डिग्री में मुझे एक्स को प्लस करूँ तो वो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के, ठीक है। अब 130 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर 180 डिग्री के पास माइनस हो जाएगा, और 180 से 130 अब माइनस कर दें तो मेरा एक्स आ जाएगा 50 डिग्री। तो मुझे पता चल गया, उन्होंने मुझसे कहा है क्या मालूम करना है, एक्स एंगल एक्स और एंगल वाई। तो मेरा एंगल एक्स जो है वो 50 डिग्री है और एंगल वाई जो है वो मेरा 130 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 75 डिग्री का है तो मेरा वाई भी 75 डिग्री का, और यहाँ पे ये भी एक दूसरे से ऑल्टरनेट है, तो ये वाई है तो ये एक्स भी आपका 75 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर मेक हो रहे हैं, ठीक है। सो मेरा एक्स भी जो है सॉरी वाई जो है वो मेरा 75 डिग्री का, और वाई जो है वो बराबर है एक्स का, तो एक्स भी जो मेरा वो हो जाएगा, वो भी मेरा हो जाएगा 75 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल वाई इक्वल्स टू 75 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर उन्होंने जेड को भी दे दिया है कि भाई जेड का आंसर भी दे दिया, वैसे उन्होंने हमें कहा नहीं है कि जेड को मालूम करना है, तो हम यहाँ पे जेड को मालूम कर सकते हैं अगर उन्होंने हमसे एंगल जेड मालूम करने के लिए कहा है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एंगल जेड, यानी कि ये जो मेरी लाइन एंगल जेड की जो मेरे पास यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है जेड को मालूम करने के लिए, तो हम ये 62 है, तो मुझे ये इसके अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल में जाऊँ तो 62 में मैं क्या प्लस करूँगी तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स वाई है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो 62, तो मुझे यहाँ पे पता है कि भाई मैं 62 डिग्री में क्या प्लस करूँ कि जो मेरा आंसर जो है वो मुझे मिल जाए एक्स का। तो मुझे पता है 62 यहाँ प्लस में, यहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो आप 80 में से 162 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा एक्स। जो एक्स को जो हम वो कह रहे हैं उसे हम कह रहे हैं एंगल जेड। सो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल जेड इज इक्वल टू 118 डिग्री। ओके ना, क्वेश्चन 4 मेरे पास है द आर्म ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी एफ आर पैरेलल, फाइंड एक्स एंड वाई। उन्होंने बोल दिया एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ पैरेलल, यानी कि एंगल ए बी और एंगल डी ई पैरेलल है, एंगल बी सी और एंगल ई एफ पैरेलल है, ठीक है। सो इसे फाइंड कर लेते हैं हम। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंगल ए बी पैरेलल है डी ई के और बी सी पैरेलल है ई एफ के। सो यहाँ पे बी अगर 32 डिग्री है तो मुझे पता है एक्स भी मेरा क्या हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा, और एक्स 32 है तो ये इसके ऑल्टरनेट में, तो एक्स 32 है तो ये भी मेरा वाई भी जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 32 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 5 इन द फिगर ए बी पैरेलल एक्स वाई फाइंड एंगल बी एक्स जेड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल है एक्स वाई के, ठीक है, ये पैरेलल एंगल्स हैं, तो वो कह रहे हैं आपको एंगल बी एक्स और जेड मालूम करना है। तो पहले मुझे एक्स पता होना चाहिए, तो उसको पता करना हमारे लिए आसान है। जैसे हमें पता है कि सम ऑफ एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है, तो इन दोनों एंगल का आप सम करें और उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास 180 डिग्री से, तो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसे मालूम करने के लिए मुझे पता है भाई मेरा एंगल ए में प्लस करवाएं आप एंगल बी, और वो अननोन है तो मैंने उसे एंगल सी का नाम दे दिया, ठीक है, जो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो एंगल ए मुझे पता है भाई 55 डिग्री है, एंगल बी मेरा 45 डिग्री, एंगल सी मुझे नहीं पता, एंड ये मेरा 180। 55 और 45 को प्लस कर लें, 5 5 10, तो ये हो गया 100 डिग्री, और एंगल सी मुझे मालूम करना है जो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो 100 प्लस में है, 180 डिग्री के पास जाकर ये माइनस में हो जाएगा, और एंगल सी मैंने यहीं छोड़ दिया। तो 180 से आप 100 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट है वो हो जाएगा ये 80 डिग्री का। तो मुझे पता चाहिए एंगल ए बी ए एक्स जो बराबर है वो है 80 डिग्री के। तो अब मुझे बी एक्स वाई मालूम करना है, तो हम उसे मालूम कर लेंगे,
और अगर आप देखें तो ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन है और तो ये कॉमन आर्म वर्टेक्स जो है वो कॉमन वर्टेक्स जो है जिसे शेयर कर रहा है। तो ये मतलब बी ए एक्स 80 डिग्री का है, तो उसमें हम बी एक्स वाई को प्लस करें तो बराबर होना चाहिए हमारे पास जो है वो बी एक्स जेड मुझे मालूम करना है। ठीक है, बी एक्स वाई मुझे बी ए एक्स पता है और बी एक्स जेड जो है मुझे मालूम करना है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये पूरी लाइन मेरी किसकी होगी, 180 डिग्री के इक्वल होगी। तो इसे फाइंड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैम एंगल बी ए एक्स में मैं प्लस करूँ एंगल बी एक्स जेड जो बराबर होगा मेरा 180 डिग्री। और बी ए एक्स मुझे पता है वो 180 डिग्री है और मुझे एंगल बी एक्स जेड मालूम करना है। ठीक है, तो ये 80 है, वहाँ जाके ये प्लस में है, वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी एक्स जेड बराबर है 180 डिग्री में से माइनस करवा दें आप 80 डिग्री, तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल बी एक्स जेड जो है वो 100 डिग्री का है। ओके ना, क्वेश्चन 6 में है मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, तो सेंटर पॉइंट इसके बताने तो सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है। पैरेललोग्राम है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है आप इसे ये कर ले, तो ये इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये होगा, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें इसकी रोटेशनल सिमेट्री बतानी है कि कितने ऑर्डर्स पे ये रोटेट होगा। तो ये एक ही, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होगी इसकी एक होगी, ये 4 साइड्स पर इक्वल होगा, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगी। ये 2 दफ़ा रोटेट करके भी सही पोजीशन पे आएगा और इसकी 1 2 3 4 इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होगी वो 6 होगी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8 है, यानी कि चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब